चाइना तो कैसे सर, जब इतना लीथल ग्रुप है ये, बचा नहीं है। देखिए बचा नहीं है। देखिए ये तो ग्रुप तो पाकिस्तान में इसको वहां की ब्लेसिंग है, वहां के सिस्टम का सपोर्ट है, वो ऑपरेट कर रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ग्लोबल जो काउंटर टेररिज्म जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, थिंक टैंक्स हो गए, इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स हो गए, उन्होंने इसके ऊपर कभी कोई कहता है ना रोबस्ट साउंड रिसर्च वर्क करके इसको दुनिया में उस तरह से बदनाम, मतलब कहता है ना एक्सपोज, वो नहीं पॉसिबल हो पाया। वो चीज मैं कह रहा हूं, ये भारत को नुकसान पहुंचाता रहा, भारत को नुकसान बिल्कुल पहुंचाता रहा। आज आप देखें सबसे जो लीथल अटैक्स किए हैं, और इनफैक्ट एक और चीज में क्लियर कर दूं, मसूद अजहर खुद कभी फाइटर नहीं रहा। ये हमेशा ये अपने आप को ब्रैग करता है। ये गया था वहां पर, ये बेसिकली मदरसा है बिनौरिया में पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था ये। तो ये गया था वहां अपना 40 डेज की जो इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी इसके लिए अफगानिस्तान, वहां पर रात को कैंप से जब ये बाहर गया से, तो कैंप में एंटर करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो ये भूल गया। तो आई थिंक संतरी ने जो है इसको शूट कर दिया पर, जो तो पांव में इसकी गोली लगी। उसके बाद ये लिंप करता था, तो ये जाकर के जब रिक्रूटमेंट करता था तो बड़ी तकरीरें करता था, बहुत प्रोवोकेटिव स्पीचेस बोलता कि हम वहां पर लड़ने गए थे। ये कभी फाइटर रहा ही नहीं है खुद। इसकी जो करिश्मा है, इसका जो एक्सपर्टीज है, वो बात करके और रिक्रूटमेंट करने के अंदर ऐसे इमोशनल ये भाषण देता है। इसके करीब 400 जो है इसकी स्पीचेस हैं, वैसे तो अवेलेबल नहीं है, मतलब डार्कनेट वगैरह पे हमने हमारी रिसर्च वर्क के दौरान काफी उसको देखा। तो वो इसका करिश्मा ऐसा है कि जब ये जलसे जो इसके होते हैं वहां पर जब ये बोलता है तो वहीं पर मतलब कई 100 की तादाद में लोग रिक्रूट हो जाते हैं। अभिनव जी ये बताइए कि क्या इसको पाकिस्तान की आर्मी फिजिकल प्रोटेक्शन भी देती आई है? ये बहावलपुर का जो कंपाउंड है ये भी वेल प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी है? 100% इसको प्रोटेक्शन देती आई है। बहावलपुर के कंपाउंड के अंदर ISI के प्रोटेक्शन के अंदर वेपन्स के ट्रक्स जाते थे, और इस पर बाकायदा जो विकीलीक्स की जो केबल्स जो थी उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन है। आयशा सिद्दीका का बड़ा इसके ऊपर काम है, और जो मेरी रिसर्च के दौरान मैं कई सारे जो एक्टिव और जो पुराने जैश के मिलिटेंट्स हैं उनके साथ मेरा एक बड़ा कहते हैं इस तरह से रिसर्च वर्क रहा है, तो उसमें वो बताते हैं कि इसको पाकिस्तान आर्मी का बड़ा सपोर्ट है। और एक और चीजें बता दूं कि जैश का जो क्रिएशन के पीछे जो लॉजिक था पाकिस्तान आर्मी का, वो ये था कि तब देवबंदी ग्रुप जितने भी थे, जो ये हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, इनके बीच में आपसी लड़ाइयां बहुत होती थी। और चूंकि इनका अपना बहुत स्ट्रांग सोशल बेस था, तो ये कई बार पाकिस्तान ISI से भी कंट्रोल से बाहर निकल जाते थे। अफगानिस्तान में भी इनका बेस हो चुका था। तो ISI को ऐसा देवबंदी ग्रुप चाहिए था जो फर्मली उनके कंट्रोल में रहे। तो उन्होंने जैश क्रिएट किया, और उन्होंने ये पूरा इंश्योर किया कि जैश का जो कंट्रोल है ये मसूद अजहर की फैमिली के पास ही रहे पूरा कंट्रोल, बिकॉज एक फैमिली के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन चलाना ज्यादा आसान होता है। ये आप सही जगह हमको और लिया, क्योंकि ये कह रहा है, आज कह रहा है काश मैं मर जाता भारत की असम्बली में, इसके परिवार के 10 लोग जो हैं, 10 या 14 लोग जो हैं वो मारे गए। सबसे बड़ा जो नुकसान जो है जैश को, वो मुफ्ती रौफ असगर जो है, जो इसका भाई जो है, उसका मरना सबसे बड़ा नुकसान है, अगर वो मरा है तो। बिकॉज अभी तक मैं ये जो लेटर जो आया है उसकी वेरासिटी के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज कई बार देखिए ये क्लैंडस्टाइन वर्ल्ड है ना, लेकिन आपने पढ़ा उसमें कुछ नाम है उसमें मैंने देखा। मुफ्ती रौफ असगर जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा लॉस है, बिकॉज वो डिफेक्टो चीफ है जैश का। मसूद अजहर तो अब आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक लेवल पर काम करता है, वो एक रिलीजियस उस तरह का प्रीचर है, लेकिन जो सारे ऑपरेशंस जो होते हैं, रिक्रूटमेंट से लेकर के हथियार भेजने से लेकर के इन्फिल्ट्रेशन से लेकर के, वो सारी प्लानिंग मुफ्ती रौफ असगर की होती है। उसको ये लोग बोलते हैं मारा मुफ्ती रौफ, भाई है वो इसका भाई है। जैसे पुलवामा वगैरह जो थे उसका सारा जो प्लानिंग ऑर्केस्ट्रेशन वो मुफ्ती रौफ करता है। इनके जो लॉन्च पैड्स हैं वहां पर जो है किसको अपॉइंट करना है, बाहर कश्मीर के अंदर करते हैं सर ये अपॉइंटमेंट, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कैसे करते हैं? कैचमेंट एरिया क्या है, कहां से लाते हैं? इनका साउथ पंजाब का इनका बड़ा एक सिस्टम है। देखिए साउथ पंजाब का जो पूरा जो एरिया, वहां पर मदरसे वहां पर भरे हुए हैं से, और गरीबी है लोगों के अंदर। तो वहां पर जो लोग जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी रूटीन फैमिलीज होती है उनके अंदर कई सारे बच्चे होते हैं। अब जो आप हर बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, कुछ बच्चे पढ़ने में भी ऐसे ही होते हैं ऐसे, और कुछ थोड़े से ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड टाइप के भी होते हैं, उनको ये मदरसों में भेज देते हैं 5-5, 6-6 साल की उम्र के अंदर। अब बात ये कि अब कोई वहां पर देखिए आप नौकरी मिल नहीं सकती, पढ़ने में बेकार है, तो आप जब रिलीजियस एजुकेशन लेके जाते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर एक प्रेस्टीज बन जाती है कि भाई ये क्या कर रहा है, वहां पर कारी बन रहा है या मौलवी बन रहा है। तो वो बचपन से ही उन बच्चों को जो है बहुत एक गंदा पॉइजनस करिकुलम देकर के बढ़ा किया जाता है। वहां पर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है उन मदरसों के अंदर। अब देखिए उस तरह के माहौल के अंदर जहां पर बड़ा एक गंदा पॉइजनस करिकुलम, सेक्सुअल अब्यूज आपके साथ हो रही है, आपका कभी किसी फीमेल के साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं है, आपको 24 घंटे ये बताया गया कि शिया शैतान है, ये ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो
किस माइंडसेट के साथ बड़ा होगा। और फिर उनमें से जो थोड़े से और ज्यादा हार्डकोर होते हैं उनको ये बालाकोट और उधर भेज देते हैं, पेशावर वगैरह, वहां इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये जो बहावलपुर है ये इसका घर भी था, ये रहते थे यहीं पर। यस, इनका ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनका जो बहावलपुर का जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आप देखें तो उसमें देखिए वहां पर एक मरकज सुभान अल्लाह, ये तो इनका एक मेन मस्जिद है। धीरे धीरे इन्होंने बिल्ड किया है, जमीनें खरीदी हैं, उसके पूरे रिकॉर्ड्स मेरी किताब के अंदर मैंने ये सारी चीजें डिटेल में बताई।